अपने इस अवचेतन मन को एक लक्ष्य पर लगा दो और फिर देखो, गांव का सबसे आलसी लड़का सुबह सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में काम कर रहा था। कुछ महीने पहले जब गांव में आग लगी थी तो ये लड़का दोपहर तक सोया हुआ था। ये तो उठकर घर से बाहर भी नहीं आया था। ये इतना आलसी था कि गांव के 4 लोगों ने इसकी चारपाई उठाकर घर से बाहर लाई थी। उन्होंने इसे घर से बाहर लाया था, वरना ये उस आग में जल चुका होता। अब देखने की बात यह है कि आखिर इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। जो कुछ दिन पहले दोपहर दोपहर तक सोया रहता था और आज वो सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में काम कर रहा है, तो इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। और फिर दिन ब दिन गुजरते रहे, लेकिन ये लड़का और भी ज़्यादा मेहनती होता चला गया। इसकी चाल ढाल में, इसकी बातचीत में, इसके चेहरे पर एक अलग ही चुस्ती दिखाई देती थी। उसके हाव भाव ऐसे हो गए थे जैसे वो कभी थकता ही नहीं है। जहाँ कुछ महीने पहले उसके खेत बंजर दिखाई देते थे, तो आज उसके खेत में सबसे अच्छी फसल लहरा रही थी। और फिर एक दिन गांव के अधिकतर लोग इकट्ठे होकर उसके पास गए और उससे इस रहस्य के बारे में पूछने लगे। और फिर जब उस लड़के ने वह रहस्य सबको बताया, तो उसके बाद हर एक की जिंदगी बदल गई। और फिर उस लड़के ने उन सभी लोगों को बताया कि कुछ समय पहले मैं एकदम उदासहीन था। मुझे जिंदगी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और शायद मैं इस गांव का सबसे आलसी आदमी था और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था और इसीलिए मैं जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा था। और फिर धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी। मुझे लगा कि मेरा अब जीने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। और फिर मैं यही सोचकर एक दिन मैं आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी पर पहुंच गया। और लेकिन जब मैं पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा तो मेरे में इतनी भी ऊर्जा नहीं थी कि मैं चढ़कर उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंच जाऊं, जहां से मैं कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकूं। और फिर मुझे कुछ महसूस हुआ कि जिंदगी जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन मरने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। और अगर मैं ऊर्जा पाकर मरने की सोच सकता हूं, तो फिर मैं जीने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। और फिर तभी वहां से 3 बुजुर्ग महात्मा जी गुजरे, जो कि उस पहाड़ी के शिखर की तरफ जा रहे थे। और फिर मैंने उनकी चाल ढाल देखी। वह एकदम चुस्ती से भरे हुए थे और बिना थकावट के वो शिखर पर चढ़ते जा रहे थे। और मैं उनको देखकर पश्चाताप से भर गया कि ये इतने बुजुर्ग हैं और मैं जवान हूँ, फिर भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर यही सोचकर मैं वहीं पर बैठकर रोने लगा। और मैं रोते जा रहा था और अपने हाथ बार बार उस चट्टान पर मार रहा था। और फिर उसके बाद वो महात्मा जी मुझे देखकर पलटकर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी जो भी समस्या है तो वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस पहाड़ी के शिखर पर हम तीनों आश्रम बनाकर रहते हैं और पास में ही जो जंगल है तो उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारे आलस्य का तो क्या, तुम्हारे मन को भी आनंद और खुशी से भर देंगी। और फिर ये सुनकर अचानक वो लड़का रोते रोते शांत हो गया, चुप कर गया। उसने उनसे पूछा
कि बाबा, आपको कैसे पता कि मैं आलसी आदमी हूँ? आपको कैसे पता चला कि मैं अपने आलस्य से परेशान हूँ? मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं है और आपने बिना कुछ पूछे ही जान लिया कि मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। फिर एक महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, महात्मा की आंखों से कुछ नहीं छिपता है, क्योंकि जो असली संत होते हैं तो वो देखकर ही पहचान लेते हैं कि इसे क्या समस्या है। मैं तुम्हारी समस्या अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम हमारे साथ साथ उस पहाड़ी के शिखर तक चलो और वो जड़ी बूटी लेकर अपने घर चले जाना, और फिर इसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई आलस्य या फिर कोई दुख नहीं रहेगा। पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं था। बार बार वो थक जाता था, बीच में बैठ भी जाता था, लेकिन जब अपने आगे बुजुर्गों को एकदम चुस्ती के साथ चलता हुआ देखता था तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी। और मुझे प्रेरणा इस बात से भी मिलती थी कि आज मेरे जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे, आज मुझे अपना जीवन वापस मिल जाएगा। और यही विचार मुझे थकने नहीं दे रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे उस पहाड़ी की चोटी पर चलता जा रहा था। और शाम होते होते हम चारों उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच चुके थे और वहां पहुंचते ही मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था। मैंने झटपट उनसे कहा कि महाराज, अब मुझे वो जड़ी बूटी जल्दी से दे दीजिए। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वापस अपने गांव जाना है जहां पर मेरी माँ अकेली है। और फिर ये मानकर उन तीनों महात्माओं में से एक महात्मा ठंडे पानी का लोटा लाते हुए बोला कि बेटा, अभी तो तुम आए हो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा समय यहीं गुजार लो। उसके बाद जड़ी बूटी कहीं भागी थोड़ी जा रही है। हमें मालूम है कि वो जंगल में कहाँ पर मिलती है। तुम इंतजार करो, अभी शाम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी अगर वापस जाओगे तो खतरा हो सकता है, रास्ते में जंगली जानवरों का हमला भी हो सकता है। इसलिए आज रात यहीं पर तुम विश्राम करो, आराम से सो जाओ, और कल सुबह होते ही वो जड़ी बूटी तुम्हें जंगल से लाकर दे देंगे। और उसके बाद उस जड़ी बूटी को ग्रहण करने के बाद जाते समय तुम्हें कोई थकावट भी महसूस नहीं होगी। तुम हवा की रफ्तार से नीचे उतर जाओगे। फिर युवक ने गांव के लोगों को बताते हुए कहा कि मैंने भी सोचा कि चलो, एक रात्रि की तो बात है, इतने दिन यूं ही गुजार लिए, एक रात इस पहाड़ी की चोटी पर गुजार लेता हूं। और वैसे भी रात हो चुकी थी और फिर सुबह होते ही मैंने वो जड़ी बूटी लेकर वापस आने का निश्चय कर लिया। मैं उन तीनों महात्माओं के साथ खुले आसमान में लेटा हुआ था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूरा चांद दिखाई दे रहा था, जिसकी चांदनी में पूरा जंगल नहा रहा था। और फिर लेटे लेटे ही एक महात्मा ने मुझसे पूछा कि बेटा, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? और अगर जड़ी बूटी से तुम्हारा आलस्य दूर हो जाता है, तुम्हें ताकत मिल जाती है, दोबारा से जीवन जीने का एक संसार तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता है, तो तुम अपने जीवन में क्या करोगे? ये सवाल सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा था कि मुझे जीवन में क्या करना है। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि महाराज, आज तक मैंने ये निश्चय नहीं किया कि मैंने जीवन में क्या करना है, इसीलिए मैं आज आपके इस सवाल का उत्तर दे नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। फिर ये सुनकर वो सन्यासी हंसते हुए कहने लगा कि बेटा, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जीवन में ताकत हासिल करके करना क्या है, तो फिर उस ताकत हासिल करने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो ये जड़ी बूटी किसी ऐसे आदमी को दी जाए जो मानवता की भलाई के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए उनका सहारा बने।
और फिर ही शायद इस जड़ी बूटी का फल हमें प्राप्त होगा। ताकत हासिल करके भी कुछ नहीं करोगे तो फिर हमें तुम्हें यह जड़ी बूटी क्यों दें। और फिर तीनों महात्मा आपस में सलाह मशवरा करने लगे और आखिर में एक महात्मा ने कहा कि बेटा, ये जड़ी बूटी हम तुम्हें यूं ही नहीं दे सकते। तुम सुबह होते ही वापस अपने गांव चले जाना और किसी ऐसे जुआ को लेकर आओ जो कुछ जीवन में करना चाहता है। और फिर ये सुनते ही मुझे कुछ धक्का सा लगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हो गया है। अगर इन्होंने जड़ी बूटी देनी ही नहीं थी तो ये मुझे इस पहाड़ी की शिखर तक क्यों लेकर आए। मैं इतना थक गया हूँ, मैंने इतनी मेहनत की चढ़ने में और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। मगर वो लड़का उन महात्माओं से कुछ नहीं बोला और सुबह होते ही वो उन महात्माओं से आशीर्वाद लेकर उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा और गांव में पहुंचकर एक लड़के को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी के शिखर पर अगले दिन दोबारा से पहुंच गया। और इस बार जिस मित्र को वो अपने साथ लेकर गया था तो उसे उसने रास्ते में ही समझा दिया था कि तुम्हें उन महात्माओं से क्या कहना है, उसके बाद ही हमें वो जड़ी बूटी मिलेगी। और शाम होते होते वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंच चुके थे। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचते ही वो महात्मा उन जुआ को देखकर मुस्कुराने लगे और कहा कि तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। ये युवक अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहता है। उसके मित्र ने जल्दी से कहा कि महाराज, मैं अपने गांव का भला करना चाहता हूँ। मेरे गांव में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं खेतों में मेहनत करके सबको दिखा दूँ कि मेहनत करने से कितनी अच्छी फसल पैदा होती है। और मैं नई नई फसल की तकनीक उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिसलिए मुझे खुद खेतों में पहले मेहनत करनी होगी और उसी के बाद मैं उन लोगों को कई तकनीक सिखा पाऊँगा। और उसके लिए मुझे भरपूर ऊर्जा चाहिए, क्योंकि खेतों में काम करने में बहुत मेहनत लगती है और वो मेहनत करने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, और जिसके लिए मुझे आपकी जड़ी बूटी की ज़रूरत है। और ये सुनकर तीनों महात्माओं ने आपस में सलाह मशवरा किया और एक महात्मा पीछे जंगल की ओर चला गया और कुछ देर के बाद वो कुछ जड़ी बूटियां अपने हाथ में लेकर वापस आ रहा था। और ये देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया। मुझे लगा कि अब तो जड़ी बूटियां मुझे हासिल हो गई हैं, अब तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। और मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। और फिर महात्मा ने मेरे पास आकर वो जड़ी बूटियां मुझे देते हुए कहा कि बेटा, ये जड़ी बूटियां कुछ शर्तों के साथ ही काम करती हैं, क्योंकि अगर उन शर्तों का पालन तुमने नहीं किया तो ये जड़ी बूटियां तुम्हें लाभ देने की बजाय तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगी, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगी। जितने कमज़ोर और दुर्बल तुम हो तो इससे भी ज़्यादा तुम हो जाओगे। इसलिए सोच समझकर इन जड़ी बूटियों को ग्रहण करना। और फिर ये सुनकर मैं अचानक से सावधान हो गया और फिर मैं उन महात्माओं से हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आखिर वो शर्तें क्या हैं। फिर महात्मा ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य होने के साथ साथ अगर तुमने कभी भी अपना लक्ष्य बदला, अपने मन को अपने लक्ष्य से दूर हटाकर किसी और काम में लगा दिया, तो ये जड़ी बूटियां कुछ काम नहीं करेंगी। इसीलिए सोच समझकर अपने लक्ष्य को चुनना, क्योंकि एक बार अगर तुमने लक्ष्य को चुन लिया तो उस लक्ष्य से तुम पीछे नहीं हट सकते। और दूसरी शर्त यह है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें रोज अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे। अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें हर रोज अपने छोटे लक्ष्य हासिल करने होंगे।
और इसके लिए तुम्हें हर रोज सुबह 4 बजे उठना होगा। क्या तुम यह कर पाओगे? मगर मेरे लिए तो ये कर पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया, जड़ी बूटियां मुझे ताकत देंगी और इन जड़ी बूटियों की ताकत से मैं अपने आप 4 बजे उठ जाया करूँगा। और फिर यही सवाल मैंने उन महात्माओं से पूछा कि गुरुदेव, अगर जड़ी बूटियों में ताकत है तो वो मुझे अपने आप 4 बजे उठा देंगी, तो ऐसा तो संभव हो सकता है ना? फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, जड़ी बूटियां तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। तुम्हें इससे जीवन रस प्राप्त होगा, मगर उसके लिए तुम्हारा मन पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जब भी तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो पूरे दिन के बारे में सोचो कि क्या तुम आज अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाए। क्या तुमने आज का जो लक्ष्य चुना था तो वो पूरा किया? और अगर तुम ये सवाल नहीं करते हो तो सुबह उठने के बाद ये जड़ी बूटी कोई काम नहीं करेंगी और दोबारा से तुम्हारा पहले वाला जीवन शुरू हो जाएगा, आलस्य से भरा हुआ। और अगर तुम इन 3 शर्तों को मान लेते हो तो ही ये जड़ी बूटियां तुम्हें शक्ति दे सकती हैं, वरना ये जड़ी बूटियां तुम्हारे किसी काम की नहीं है। फिर मैंने और मेरे मित्र ने उन महात्माओं से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, हम किसी भी हालत में इन तीनों शर्तों का पालन अवश्य करेंगे। और फिर उसके बाद उन सन्यासियों ने मंत्र पढ़कर वो जड़ी बूटियां मुझे थमा दी और फिर हम पहाड़ी से वापस लौट आए। और ये रहस्य सुनकर सभी गांव वाले बड़े उत्तेजित हो गए और उन्होंने कहा कि क्या ये उन जड़ी बूटियों का कमाल है कि तुम इतने ऊर्जावान रह पाते हो? तो हमें भी वो जड़ी बूटियां चाहिए, तो कृपा करके हमें भी बताओ कि वो महात्मा किस पहाड़ी के शिखर पर रहते हैं। और फिर ये सुनकर वो युवक जोर जोर से हंसने लगा और फिर ये देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए, आखिर ये हंस क्यों रहा है? और फिर इसके बाद जो उस युवक ने गांव वालों को बताया तो फिर सभी गांव वाले फूट फूट कर हंसने लगे। वो इस प्रकार हंस रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। युवक ने उन्हें बताया कि 1 महीने तक मैंने तीनों शर्तों का पालन किया, उस जड़ी बूटी को ग्रहण करता रहा और मुझे ये एहसास हुआ कि वह जड़ी बूटियां मुझे बहुत ताकत दे रही हैं। और 1 महीने के बाद मैं उन महात्माओं को धन्यवाद कहने के लिए दोबारा से उस पहाड़ के शिखर पर पहुंचा और उनको हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे उस जड़ी बूटियों से बहुत ताकत मिली। पहले दिन तो सुबह उठना मेरे लिए मुश्किल था, मगर फिर भी मैं सुबह उठा और मैंने अपना लक्ष्य चुना और उस लक्ष्य पर पूरे दिन काम किया। और रात में सोते समय अपने आप से पूछा कि क्या मैंने अपना वो लक्ष्य पूरा कर लिया। कुछ दिनों तक मुझे ये प्रक्रिया करने में बड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उन जड़ी बूटियों की ताकत मेरे नसों में फैलने लगी और धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि अब मुझे सुबह उठने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। मैं अपने आप सुबह उठ जाता था, मेरी आंख अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती थी। और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। और फिर ये सुनकर वो महात्मा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं दी थी जिसमें कोई विशेष ताकत हो। वो तो जंगल की एक साधारण सी पत्तियां थी, उनमें कोई खास बात या विशेष ताकत नहीं थी। वो ताकत तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे लक्ष्य में वो ताकत है जो तुम्हें अपने ओर खींचता है, जो तुम्हें मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए जब दृढ़ निश्चय होता है, जब मन मजबूत होता है, तो तुम्हें किसी जड़ी बूटी की, किसी औषधि की
या किसी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। महात्मा जी आगे बोले, और अगर हम तुम्हें शुरुआत में ही ये सारी बातें बता देते तो तुम विश्वास ही नहीं करते। इसीलिए तुम्हारे अवचेतन मन को विश्वास दिलाने के लिए हमने तुम्हें वह जड़ी बूटी दी थी। वो जड़ी बूटी कोई खास चीज है ही नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारे अवचेतन मन को एक लक्ष्य बिठाने के लिए थी। और एक बार जब वो बात तुम्हारे अवचेतन मन में प्रवेश हो गई और फिर तुम्हारे अवचेतन मन ने अपने आप तुम्हें ऊर्जा प्रदान करनी शुरू कर दी, उसके बाद तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारे लिए जड़ी बूटी बन गया था। आज तक तुमने अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जाना ही नहीं, क्योंकि अवचेतन मन को समझना इतना आसान नहीं होता है। अवचेतन मन को समझने के लिए उसको बेवकूफ बनाना पड़ता है। तुम हमारे पर विश्वास कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें इस जड़ी बूटी की बात पर भी पूरा भरोसा हो गया था, और फिर इसी कारण वो जड़ी बूटी की बात तुम्हारे अवचेतन मन में प्रवेश कर गई, और फिर उसके बाद अपने आप चमत्कार होने लगे। क्योंकि इसमें ना ही हमारा कोई चमत्कार है और ना ही उस जड़ी बूटी का कोई चमत्कार है। अगर चमत्कार है तो सिर्फ तुम्हारे अवचेतन मन का। इसलिए अपने अवचेतन मन का धन्यवाद करो, उसे समझो, उसके बाद और फिर उसके बाद जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करना सिर्फ चुटकियों का खेल है। और फिर ये सुनकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे।